क्या चल रहा था भाई, सुप्रीम कोर्ट ना, सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी हद तक हो गया था। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल नंबर 124, यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन किस में है, आर्टिकल नंबर 124 में। 125 में क्या है, वेतन ना, सुप्रीम कोर्ट का वेतन। और 126 में क्या है, बोलिएगा, कार्यकारी चीफ ऑफ जस्टिस ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 127 में क्या है बताइए, 127, 128, 129, ध्यान देना। जब यहाँ क्या है, न्यायाधीशों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो कहाँ बुलाया जाता है, हाई कोर्ट से, यही था ना। और इसमें क्या, जब हाई कोर्ट में नहीं मिलते हैं न्यायाधीश, तब कहाँ बुलाया जाता है, रिटायर यानी सेवानिवृत्त ना। और 129 में क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है ना, तो वो क्या बन जाता है, अभिलेख या रिकॉर्ड होता है, या फिर क्या होता है, नजीर कहते हैं, नजीर ना, वही देख के फैसला आगे सुनाया जाता है। 130 में क्या था, स्थान ना, सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ है, दिल्ली है, पर अपना खंडपीठ खोलना चाहे तो राष्ट्रपति की अनुमति से खोल सकती है ना। 131 में क्या था, मूल अधिकार ना, मूल अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार, किसका अधिकार, मूल अधिकार, या इसी को कहा जाता है आरंभिक, क्या कहा जाता है, आरंभिक भी कहा जाता है और प्रारंभिक भी कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, आरंभिक और प्रारंभिक। तो कितने मूल अधिकार थे हमने बताया था, 3 थे। 3 में कौन कौन था, जब राज्य और राज्य में क्या हो जाए, विवाद हो जाए, दूसरा क्या था, संघ और राज्य में विवाद हो जाए, और तीसरा क्या, ध्यान देना, ये तीसरा समझने वाली बात ये है, जैसे मान चलिए अभी हमारे संघ में किसकी सरकार चल रही है, बीजेपी के, ध्यान देना। तो अगर हम बात करें यूपी में कौन सी सरकार चल रही है, बीजेपी की ना। बिहार की बात करें नीतीश हैं, पर गठबंधन किससे है, बीजेपी से है। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में भी गठबंधन किससे है, बीजेपी से। लेकिन पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये तो बीजेपी से नहीं है, ममता बनर्जी ना। हो सकता है कि ये सभी के सभी राज्य और संघ क्या हो जाए, एक साथ हो जाए, और किससे विवाद छिड़ जाए, पश्चिम बंगाल से। तो यही हमने यहाँ बताया था तीसरे में, कि संघ के साथ कुछ राज्य और अलग से कुछ राज्य क्या हो जाए, एक साथ हो जाए, उनका विवाद कहाँ सुलझाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। इसका मतलब क्या था, ये था। ये शायद कल ठीक से नहीं हो पाया था, समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को, तो इसलिए आज रिवीजन कर दिया, ठीक है। देखिए रिवीजन करना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। जैसे हम जिंदा रहने के लिए टाइम टाइम पर भोजन करते हैं, एक ही बार में कर लो, रहने दो करने के लिए, क्या आवश्यकता है भोजन करने की, एक बार खा लिए हो गया, फिर मत खाइए। अगर खाने की आवश्यकता हमें बार बार पड़े, इसका मतलब रिवीजन करने की भी आवश्यकता हमें बार बार पड़ती है, ठीक है। कितना भी बड़ा टीचर है वो भी रिवीजन करता है तो ही पढ़ा पाएगा, नहीं तो समझा ही नहीं पाएगा अच्छे तरीके से। देखिएगा मूल अधिकार क्या थे, सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार की चर्चा किसमें है, आर्टिकल नंबर 131 में, ठीक है। हमने बताया था कि, हमने ही क्या बताया था, कल आप लोग रिवीजन भी कर रहे थे परसों, सुप्रीम कोर्ट में और डायरेक्ट कौन से जाते हैं मामले, बताइएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित मामला ना। तो लेकिन मूल अधिकार में नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, क्योंकि उसके लिए एक आर्टिकल स्पेशल है। और कौन सा आर्टिकल है, 71, कितना है, आर्टिकल नंबर 71 है भाई, ठीक। अच्छा इतना हो गया, अब इसके बाद 32 पढ़ाना है, क्या 32 मतलब 132, ठीक है। आर्टिकल नंबर 132 में क्या है, ध्यान देना, यहाँ तक तो हो गया था, आगे पढ़ाना था। इसमें है अपील, क्या है, अपील कह दें, या फिर हम कह दें हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, ये हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, हाई स्कूल नहीं है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करना, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में क्या करना है, अपील करना, ठीक है। तो जब अपील किया जाता है, डायरेक्ट अपील नहीं किया जाता, ध्यान देना इस बात के लिए। तो थोड़ा सा यदि हम बात करें, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उसके बाद क्या होता है, हाई कोर्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है ना। जहाँ तक देखा जाए देश में कितने सुप्रीम कोर्ट हैं, एक है, और हाई कोर्ट कितने हैं,
25 हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर जिले में होता है, ठीक। तो अब देखिएगा, यदि कोई मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से में हो रहा है, ध्यान देना। अब क्या है, जैसे कोई फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, तब कहाँ जाएगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। कहाँ जाएगा भैया, पहले हाई कोर्ट में जाएगा, ठीक है। हाई कोर्ट में जाने से पहले एक जज नियुक्त होता है जो निचली अदालत से, निचली अदालत का मतलब क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट आ रहा है, निचली अदालत से जो केस आ रहा है, मतलब फैसला आ रहा है, तो उसको सुनने के लिए पहले उस पर जाँच करेगा, ठीक है। जब जाँच होगी हाई कोर्ट में ये दर्ज करने लायक है भी कि नहीं है, तभी दर्ज होगा। अच्छा, जो जांच करता है उसे कहा जाता है एडमिट। क्या कहा जाता है, एडमिट सूट, ठीक है। क्या कहा जाता है, एडमिट सूट के बाद ही क्या होता है, हाई कोर्ट में प्रवेश करेगा, नहीं तो यहीं खारिज कर दिया जाएगा और बोला जाएगा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला सुनाया है वह सही है। वही प्रकार क्या है, यदि हाई कोर्ट से कहाँ जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में ना, हाई कोर्ट से कोई मामला डायरेक्ट कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसके पहले क्या सूट करना पड़ेगा, एडमिट सूट। यदि एडमिट सूट में लगा कि जो हाई कोर्ट से फैसला सुनाया गया है वो संतुष्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के लायक है, तब सुप्रीम कोर्ट में सुनाया जाएगा, नहीं तो क्या किया जाएगा, वही फैसला मान लिया जाएगा जो हाई कोर्ट ने दिया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जज है ही कितने, 34 जज हैं टोटल ना, और जनसंख्या कितना, 140 करोड़। तो किन लोगों को सुनेगा, ये मामला था, ये रखा गया है। इसमें क्या बोला गया है, 132 में, ठीक है, 132 में यही है। हाँ, ये हमारा लगभग क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन साफ दिखाई नहीं दे रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें, अच्छा यहाँ से आएगा, ये है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, हमने 132 तक बता दिया आप लोगों को। ये हो गया, ये हो गया है। देखिए 132 तक बताया है ना, केवल कितना लिखा है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील का अधिकार क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, पहले क्या किया जाता है, एडमिट सूट किया जाता है। उसके बाद किसी भी उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय मतलब ये नहीं है कि हाई कोर्ट की बात करें, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उच्च न्यायालय क्या है, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से उच्च न्यायालय क्या है, सुप्रीम कोर्ट, समझ में आना, इसका मतलब ये है। अब 132 के बाद हम क्या पढ़ेंगे, 137 न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है ये देखेंगे हम। जैसे 129 में हमने क्या बताया था, याद करिएगा, 129 वाला है ना, 129 में हमने क्या बताया था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताया गया, ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया फैसला सब क्या हो जाता है, अभिलेख बन जाता है, रिकॉर्ड होता है, नजीर बन जाता है। अगर ऐसे मिलते जुलते मुकदमे दोबारा आते हैं तो इसी प्रकार से फैसला सुनाया जाएगा जो पहले सुनाया गया है। पर 137 में बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट से भी क्या हो सकती है, गलती हो सकती है। तो उस गलती को सुधारेगा सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 137 के तहत। इसमें बोला गया है सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, न्यायिक पुनरावलोकन, क्या करेगा, न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन। इसका मतलब क्या है, ध्यान देना इसमें, जैसे सुप्रीम कोर्ट कोई मामला, कोई फैसला सुना रहा है, ठीक है, डिसीजन कोई सुना रहा है, सुप्रीम कोर्ट से गलती हो जाए या भूल हो जाए तो उसका उपयोग कौन सा आर्टिकल करेगा, 137। जैसे एक बार हुआ था 1960 की बात करें तो प्रस्तावना, कुछ लोग कह रहे थे कि संविधान का भाग है, कुछ लोग कह रहे थे भाग नहीं है, तो ये मामला चला गया कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। 1960 में 2 गया था, ठीक है। पहला जब गया था तो वो था चंपकम, ठीक है, दोराई राजन।
और दूसरा था 1960 में ही गया था बेरूबरी, ठीक है। और तीसरा था 1973 में गया था। कब गया था? और ये था केशवानंद भारती। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा भी मिस्टेक मत करिएगा इसके लिए, ठीक है। अब इसमें था क्या, 1960 में जब ये गया चंपकम दोराई राजन केस सुप्रीम कोर्ट में और बोरबरी भी, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा तत्काल तुरंत मना कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। अब दोबारा ये केस लेकर मत आइएगा, ध्यान देना। तो अब ये लोग विचार क्या किए, चले आए, लेकिन 1973 बीता जैसे केशवानंद भारती फिर पहुंच गए ये लेकर कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोला कि अभी हम 1960 में इस पर फैसला सुना चुके हैं, आपको मालूम नहीं है, जाओ वहाँ देखो नजीर वजीर जो बना है, ठीक है। तो उसके बाद केशवानंद भारती ने क्या जवाब दिया, देखिए साहब जो है, यदि हम बात करें बेटे में बाप को खोजें तो मिलना मुश्किल है, बेटे में बाप को खोजें मिलना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन यदि बाप में बेटा खोजें तो मिल सकता है नहीं। तो वही बोले कि संविधान में यदि हम प्रस्तावना खोज रहे हैं तो ये गलत है, प्रस्तावना में संविधान खोजिए, यानी जितना प्रस्तावना है प्रस्तावना में ही क्या संविधान सिमट गया है, समझ में। तो इसके बाद इनका देखिए, कुछ होता है ना, जैसे हम कुछ कह रहे हैं पर हो सकता है हम गलत कह रहे हो, कुछ सफाई दें, हो सकता है मान लें, तो सुप्रीम कोर्ट जो है इनकी बात को मानता है, ठीक है। और 129 में चेंज किया जाता है। 129 में क्या है, अभिलेख ना, जब वहाँ अपना डिसीजन बदलेगा तो 129 में भी क्या हो जाएगा, अभिलेख या रिकॉर्ड या नज़ीर को क्या किया जाएगा, बदल दिया जाएगा। तो यहाँ बदला गया और उसके बाद यहाँ सुनाया गया, ध्यान देना, यहाँ क्या कहा, बोले कहाँ गया, यहाँ क्या बोले कि केशवानंद भारती के अनुसार प्रस्तावना को संविधान का भाग माना जाता है, ध्यान देना, पहले नहीं माना जाता था। कब माना गया, 1973 में केशवानंद भारती के बाद प्रस्तावना को क्या माना गया, संविधान का भाग माना गया। और यहाँ तक ये भी बोला गया कि प्रस्तावना के साथ साथ प्रस्तावना क्या है, संविधान का आत्मा, क्या है, संविधान का क्या है, आत्मा। प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना क्या है, संविधान का आत्मा है, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, आर्टिकल नंबर 32 में, आर्टिकल नंबर 32 संविधान का आत्मा, ये किसने बोला था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 32 को यदि आत्मा बोलना है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यदि सुप्रीम कोर्ट किसको बोले हैं, प्रस्तावना को, ये भी आत्मा वो भी आत्मा, ध्यान देना इस बात को, यह यहाँ का कन्फ्यूजन करता है। और ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कुछ दिन में ही जो है MCQ आने वाला है, मतलब जैसे डेली पढ़ाएंगे ना, आज पढ़ा दिए, इसका 5 से 10 क्वेश्चन अगले दिन करा दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट जो होगा, ठीक है। और आप लोगों को एक सूचना दे दें, जैसे मान के चलिए लग बाई चांस कहीं एरर होता है, यानी हम पढ़ाने में या बोलने में कोई गलती हो गई या फिर कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो है 72 38 0 83 401 पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। या कुछ सुझाव देना है तब भी दे सकते हैं, हो सकता है कुछ और सुधार है, ठीक है। या फिर हो सकता है किसी टॉपिक में आपको समझ में ना आ रहा, उसके लिए सुझाव मांग सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तत्काल ये व्हाट्सएप नंबर है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे क्या था, 100 ये हो गया ना। अच्छा, प्रस्तावना को क्या माना गया, भाग मान लिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, ध्यान देना, कहती है कि यदि आप संविधान का संशोधन करते हैं, संविधान में संशोधन करते हैं तो ये विशेष ध्यान दीजिएगा, संविधान के मूल ढांचा में परिवर्तन ना हो। मूल ढांचा का मतलब क्या है, जितने अनुच्छेद हैं, जितने भाग हैं, उतने ही होने चाहिए। इसीलिए आज तक हम कितने अनुच्छेद पढ़ते हैं, 395। कितने भाग पढ़ते हैं, 22। यदि कुछ अनुच्छेद जोड़ना होता है कैसे जोड़ा जाता है, ABCD करके, नहीं तो बहुत अनुच्छेद भाग जाता है। 400 कितने, 446 होता है ना। तो अभी 446 है, लेकिन हमें पढ़ना कितना है, 395। पढ़ना सब है लेकिन ABC करके पढ़ना है ना, तो एग्जाम में आएगा 395 22 भाग, ठीक। तो
कि किसने बोला था कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं करना है? सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में बोला था? केशवानंद भारती में। केशवानंद भारती के बाद ही क्या माना गया? प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया और प्रस्तावना को क्या बोला गया? आत्मा बोला गया। किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने। ये क्या हो गया? देखिएगा 137 न्यायिक पुनर्लोकन। इसको बगल कर देना, एक में आ गया है। देखिएगा न्यायिक क्या है? पुनरावलोकन। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदल सकती है। एग्जाम्पल में क्या है? चंपकम दुराई राजन 1960 में बोरबरी कब दिए थे? 1960 में। प्रस्तावना का संविधान का अंग नहीं माना, किंतु केशवानंद भारती में संविधान को न्यायिक पुनरावलोकन का प्रयोग करते हुए अपने फैसलों को क्या किया? बदला। और अपने फैसले को बदलेगा फिर कहाँ से निकलना पड़ेगा? आर्टिकल नंबर 129 में, क्योंकि वहाँ क्या बनता है? रिकॉर्ड होता है, अभिलेख होता है ना, और क्या बन जाता है? नज़ीर बन जाता है। अगर उसी प्रकार से अन्य मुकदमे आएंगे तो वही फैसला सुनाना पड़ेगा जो हम पहले सुना चुके हैं, इसलिए वहाँ बदलना आवश्यक था। तो ध्यान देना। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? मूल ढांचा के सिद्धांत दिया। किसमें? संविधान संशोधन में। ठीक है, मूल ढांचा कहा संसद ऐसे परिवर्तन नहीं कर सकती जिससे संविधान का मूल ढांचा परिवर्तित हो। इसी कारण आज अनुच्छेद कितने हैं? 395। अब देखिएगा मूल अधिकार आप लोग पढ़ चुके हो ना? मूल अधिकार ये पढ़ा रहे हैं कहाँ? इसमें जगह है, छोड़ो। मूल अधिकार पढ़ चुके हो। आर्टिकल नंबर कितना पढ़ा रहे थे? 39 ना? 37 पढ़ाए थे, अब 39 पढ़ाना है। देखिएगा 37 में क्या है? पुनर्लोकन। ये है 37, अब 39 पढ़ाना है। हाँ 37 पढ़ा रहे थे, अब 39 ना। आर्टिकल नंबर 139 में क्या है? मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार अभी हमने कहाँ कहाँ पढ़ा? भाग नंबर 3 में। भाग नंबर 3 में मूल अधिकार पढ़े। फिर मूल अधिकार कहाँ पढ़े हम? भाग 5 नहीं, भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार ना। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार 3 थे। अब यहाँ भी मूल अधिकार की चर्चा आया है। ध्यान देना, ये कौन सा मूल अधिकार है? यदि मूल अधिकार पर केस करना है, ध्यान देना, मूल अधिकार पर केस करना है तब किस आर्टिकल के तहत? 32 के तहत। ठीक है, किसके तहत? यदि कोई ऐसा मुकदमा है जो डायरेक्ट हमें कहाँ ले आना है? सुप्रीम कोर्ट में। मूल अधिकार के सिवा, मूल अधिकार तो डायरेक्ट आता ही, लेकिन और भी मामले हैं जो डायरेक्ट आता है, तो अगर लाना है तो उसका उपयोग कौन सा करेंगे हम? आर्टिकल नंबर 139। बात ध्यान देना, यदि मूल अधिकार से संबंधित केस है तब किस आर्टिकल के तहत आएगा? 32 के तहत, जो हम कहाँ पढ़ाए थे? आर्टिकल नंबर 32 में। कितने प्रकार के रिट थे? 5 प्रकार के रिट थे ना। लेकिन यदि मूल अधिकार से हटकर कोई केस है तब हम सुप्रीम कोर्ट में लाना चाहते हैं, किस आर्टिकल के तहत लाएंगे? 139 के तहत। ठीक है, किसके तहत? 139 के तहत। जैसे यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, यदि हम बताए थे शिक्षा का अधिकार क्या है? मूल अधिकार ना। यदि शिक्षा संबंधित कोई केस है तो वो आर्टिकल नंबर किसके तहत जाएगा? 32 के तहत। लेकिन जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे मान लीजिए रेलवे है ना, तो रेलवे संबंधित कोई केस है तो कहाँ जाएगा? वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि केंद्र चलाती है ना रेलवे, तो वो भी कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो ध्यान डायरेक्ट जा रहा है ना, तो आर्टिकल नंबर 32 के तहत जाएगा कि 139 के तहत? 139 के तहत। ठीक है, मूल अधिकार जो है वो केवल किसके तहत जाएगा? 32 के तहत। अन्य मुकदमाएं किसके तहत जाएंगे? 139। केवल इतना है, समझ में आया? 141 क्या है? ध्यान देना, आर्टिकल नंबर 141 में ये बोला गया है सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का हर एक फैसला हर एक व्यक्ति को, हर एक विभाग को, हर एक इंसान को मानना क्या है? जरूरी है। ठीक है, नहीं मानता है, नहीं अगर मानता है तब क्या होगा? उसके ऊपर अवहेलना लगेगा। ठीक है, अपमान का जुर्माना लगेगा कि आप क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का क्या कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं। ठीक है ना,
इसमें क्या बोला गया है 141 में, यानी आप कहने का मतलब यह है कि व्यक्तियों विभागों पर क्या कर रहा है, दबाव दबाव बस आपको सुप्रीम कोर्ट का क्या मानना पड़ेगा, फैसला मानना पड़ेगा। और ये जरूरी भी है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने के बाद भी आदमी घूमता रहे गलत करने के बाद। यही है 141। अब 41 पढ़ना, उसके बाद 48 पढ़ना, सॉरी। देखिएगा अनुच्छेद 139 में क्या, मूल अधिकार के अलावा किसी अन्य मामले पर रीट दायर करना है, किसके तहत, 32 के तहत प्रयोग नहीं करेंगे। यानी मूल अधिकार के तहत करना है तो 32, अन्य करना है तो 139। देखिएगा यहाँ 39 लिखा है, ये 139 होना चाहिए था। इसमें मास्टर का कोई दिया है, देखिए सरकारी मास्टर पर परमादेश जारी करना है तो अनुच्छेद 32 के तहत, रेलवे पर करना है तो 139 के तहत। पर 141 के बाद क्या पढ़ना भाई, 143। 143 में क्या बोला गया, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बहुत है ये। 143 में बोला गया है कि यदि राष्ट्रपति चाहे, ध्यान देना, यदि राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के जज से, ध्यान देना, यदि राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह मांग सकता है। ठीक है, क्या मांग सकता है, सलाह मांग सकता है किसी भी काम पर, किसी भी कंडीशन पर। ठीक है, अब क्या था, तो राष्ट्रपति एक किए भी, ध्यान देना, पहले इस बात को विशेष गौर करना, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति चाहें तो 43 में क्या बोला गया, 143 में, राष्ट्रपति चाहें तो किससे सलाह मांग सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज से ना, सुप्रीम कोर्ट के जज से। अब ध्यान देना, इसमें ये भी बोला गया है सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देगा वो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। देखो ये तो अपमान हुआ सुप्रीम कोर्ट का। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट कोई सलाह देता है तो ये मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो इसमें आगे ये भी बोला गया है, यदि सुप्रीम कोर्ट कोई सलाह मांगते हैं, राष्ट्रपति यदि कोई सलाह मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट से तो सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बाध्य नहीं है। समझ में आया, नहाले का दहला जिसको कहते हैं। देखिएगा, देखिए जैसे सुप्रीम कोर्ट क्या मांगता है, ओ राष्ट्रपति क्या मांगते हैं, सलाह सुप्रीम कोर्ट से। अब ये बोले आप जो सलाह देंगे हम माने या ना माने, कोई दबाव नहीं है। उसी प्रकार यदि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट दे या न दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, एक कंडीशन हुआ था जब सलाह मांगे थे, बताएं कौन सा था, बाबरी मस्जिद, ठीक है, और राम जन्म भूमि पर, बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि पर। ठीक है, जब केस चल रहा था, 1993 की बात है, कब है, 1993 की बात है। ठीक है, जब केस चल रहा था बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के बीच में राष्ट्रपति ने क्या मांगा था, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगे थे। ठीक है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सलाह नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, ध्यान देना, यदि बन गया अच्छा हो गया तो वाह वाह बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अगर बिगड़ गया तो राजनीति था ये, अगर बिगड़ गया तो कहेंगे हम कहाँ अपने मन से किए, सुप्रीम कोर्ट ने कराया था, उसी से हम सलाह मांगे तो वही कर दिए, हमने वैसे फैसला सुना दिया। तो इसलिए इन्होंने सलाह देने से मना कर दिया। ठीक है, यहीं से आपको सुप्रीम, अच्छा एक बात और बता दें, संविधान का अंतिम व्याख्या कहते हैं कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति संविधान का अंतिम व्याख्या कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए, राष्ट्रपति किसी भी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग सकता है, सलाह मांग सकता है, उस सलाह को मानने के राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट भी हर सलाह को देने के लिए बाध्य नहीं है। 1993 की बात है, जब राष्ट्रपति कौन थे, शंकर दयाल शर्मा। कौन थे राष्ट्रपति उस समय, शंकर दयाल शर्मा थे। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पर सलाह मांगा, किंतु न्यायालय ने कोई सलाह नहीं दिया। ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट में जितने भी पद भरे जाते हैं, यानी जितने भी सरकारी नौकरियां होती हैं, ठीक है, जितनी भी वैकेंसियां होती हैं, सब सुप्रीम कोर्ट अपने तहत बुलाता है। कोई भी विभाग नहीं, रेलवे विभाग से नहीं आता, ठीक है, एसएससी से नहीं आता है, यूपीएसएससी से नहीं आता है, ठीक है, यूपीएससी की कोई विभाग नहीं लेता।
ये अपना सुप्रीम कोर्ट जो होता है ना, अपना एक अलग विभाग चालू करता है, किसी से नहीं लेता। क्यों? अगर किसी से लेगा तो राजनीति चालू हो जाएगा, उसका वेतन काटा जाएगा, उसका भत्ता काटा जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करता है, ना उसका कोई वेतन रोक सकता है, ना भत्ता रोक सकता है। क्यों नहीं देखिएगा, अगर वेतन रुका चिंता हो जाएगी ना, दबाव ऊपर से आएगा। ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट से अगर आ रहा तो वेतन रुकेगा नहीं, वो निष्पक्ष होकर क्या करेगा, अपना काम करेगा ना। लोग तभी दबाव में आते हैं जब उनका वेतन पर बात आती है। ठीक है, वेतन तो सुप्रीम कोर्ट के कहाँ से मिलता है भाई? संचित निधि से। सुप्रीम कोर्ट को कहाँ मिलता है? संचित निधि से। और संचित निधि से मिल रहा है, काट सकते नहीं है। इसीलिए क्या होता है, जितने भी जज होते हैं, जितने भी कर्मचारी होते हैं, सब क्या करते हैं, निष्पक्ष व्यवहार करते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें, दो ऐसे लोग बताइए, जैसे राम रहीम, आसाराम बापू, इनके आसाराम कहते हैं ना, इनके पास क्या पैसे की कमी थी? बहुत पैसा था, बहुत, सोचिए। लेकिन इनके साथ भी वही हुआ जो अन्य व्यक्तियों के साथ होता था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो अन्य व्यक्तियों के साथ होता था वही इनके साथ भी वो नहीं हुआ। तो यही है, देखो सुप्रीम कोर्ट संविधान का क्या होता है, अंतिम व्याख्या होता है। इसे हम बता दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट एक निष्पक्ष तथा स्वायत्त संस्था है, यानी निष्पक्ष माने किसी का भी व्यवहार गलत नहीं करते, या अपनी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अपनी सभी नियुक्तियां यानी वैकेंसियों को स्वयं कराती है, एसएससी के द्वारा नियुक्त नहीं कराई जाती। अच्छा, यहाँ से आएगा, अब इसको डिलीट ही किया जाए। यदि अब देखो, यदि हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों पदोन्नति, निलंबन, हस्तांतरण सुप्रीम कोर्ट करती है। यानी यदि ट्रांसफर करना है, ये विभाग बदलना है, ठीक है, या फिर ऊंची पोस्ट पे ले जाना है, ठीक है, नीची पोस्ट पे ले आना, ये खुद कौन करती है? सुप्रीम कोर्ट। इसमें कोई भी नेता दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्वतंत्र होते हैं। उसके बाद क्या, सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी जजों का वेतन संचित निधि से कहाँ दिया जाता है? संचित निधि से, नीति हो गया, निधि होना चाहिए, नीति से दिया जाता है, जिसमें संसद कटौती नहीं कर सकती है। ठीक है, अब आ गया सबसे मेन मुद्दा, सबसे अहम अधिकारी, जिसको बोला गया है सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी। किसको बोला गया है? सीएजी को। ठीक है, यानी नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। ठीक है, किसने बोला है सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी? ध्यान देना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है सीएजी भारत का सबसे महत्वपूर्ण पद है, सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है, सबसे महत्वपूर्ण पद है। ध्यान देना, कल के लिए बता दें आप लोगों को, थोड़ा सा अभी तो पढ़ाएंगे, बहरहाल कल के लिए बता दें, जितने भी लोग हैं सबका नोट चेक होगा, क्योंकि कल थोड़ा बहुत जो बचा रहेगा वही पढ़ाया जाएगा, उसके बाद नोट चेक होगा, अगले दिन से भाग नंबर 6 चलेगा। अब जो है टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि भाग नंबर 6 में ही जो लगेगा, उसके बाद सब छोटे छोटे हैं भाग, एक एक दिन में 2-2 3 भाग भी खत्म हो सकता है। ठीक है, 22 भाग टोटल हैं, जिसमें से 5वां चल ही रहा है। अब देखिएगा सीएजी ना, सीएजी की चर्चा की आर्टिकल नंबर 148 से लेके 151 तक। ठीक है, किसकी चर्चा है? सीएजी। ठीक है, सीएजी की चर्चा है। सीएजी को हम कहते क्या हैं? नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक से ही क्या मतलब है? लेखा जोखा करने वाला, यानी हमारे देश का हिसाब रखने वाला। देश में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कौन सी कंपनी कितना खर्च कर रही है, कौन सी संस्था कितना खर्च कर रहा है, राज्य में पैसा कहाँ से आया, कहाँ से गया, यानी एक एक रुपए का क्या करता है? एडिट करता है। समझ में आया इतना? यानी कहने मतलब घर में कोई ऐसा होगा ना कि बच्चा आप कहाँ कहाँ खर्च करता है, तो यानी ये ऐसा अधिकारी है, एक अधिकारी है बस। ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या बोला गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या बोला है? बताया तो ना,
जगदीश चंद्र मुर्मू। राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति तो वो है ना, महिला है, ये पुरुष है, जगदीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, इस समय है वर्तमान में 2020 से नियुक्त किए गए हैं। अभी बताएंगे इनका कार्यकाल कितना होता है। और हमने बताया नहीं सीमित, इनका कार्यकाल सीमित है। देखिएगा CAG को और क्या बोला गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला है महत्वपूर्ण अधिकारी, सबसे महत्वपूर्ण पद या महत्वपूर्ण अधिकारी। ठीक है, और क्या बोला गया, ध्यान देना, CAG की नियुक्ति की बात करें हम तो नियुक्ति हमने बता ही दिया, कौन करता है भाई, प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करते हैं, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, यदि एक बार इनकी नियुक्ति हो गई तो इनके पद से हटाने के लिए इन पर क्या लगाया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। ठीक है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया किस पे लगाई जाती है, CAG को हटाने के लिए। यदि हम CAG के कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक। इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझिएगा। ठीक है, जैसे 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु, दोनों में जो पहले कंप्लीट हो जाए। जैसे मान के लिए कोई व्यक्ति 50 साल का है, कितने साल का है, उसका कार्यकाल कितने तक जाएगा, 56 साल तक। 56 साल जैसे होगा उसका क्या होगा, रिटायर हो जाएगा ना। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 62 वर्ष की उम्र में बना है, कितनी उम्र, तो 65 वर्ष तक ही रह सकता है ना, तब ये वाला नहीं देखा जाएगा, तब ये वाला देखा जाएगा। यानी दोनों में जो पहले पूर्ण हो वही उसका क्या होगा, कार्यकाल। समझ में आया, 6 और 65 का मतलब। अब आगे क्या ध्यान देना, बोला गया है यदि CAG को शपथ दिलाना है, कौन दिलाएगा, या अपना त्याग पत्र देना है, किसको देंगे, हाँ दोनों के किसको देना भाई, राष्ट्रपति को, क्योंकि इनके नीचे राष्ट्रपति है ही हैं। यदि बात करें बहुत बड़ा अधिकारी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोल दिया कि महत्वपूर्ण अधिकारी हैं। इतना समझ में आया क्या, कैसे CAG के नीचे राष्ट्रपति नहीं, ये नहीं है, पर क्या बोला गया, अधिकारी बोला गया है ना, सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी। हमारे राष्ट्रपति क्या हैं, देश के प्रथम नागरिक है ना, तो उनसे नीचे सब हैं। लेकिन यदि अधिकारियों में प्रथम बात करें तो CAG है। ठीक, CAG के बारे में इतना ही चर्चा करना है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 100, ध्यान देना ये सब क्या चल रहा है, आर्टिकल नंबर 148 यानी CAG का गठन, आर्टिकल नंबर 148 CAG का गठन। ठीक, अब 100 क्या होगा, इसकी चर्चा नहीं है, संविधान बनने के बाद हुआ था। देखिएगा यही है ना, देखिए CAG की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। CAG 65 वर्ष या 6 वर्ष आयु तक अपने पद पर रह सकता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक नहीं होता, हटाने के लिए कैसा लाना पड़ता है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाना पड़ता है। CAG अपना त्यागपत्र किसको देता है भाई, राष्ट्रपति को देता है। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य CAG नहीं बन सकता। इसका ये मतलब समझ में आया। जो मंत्रिपरिषद आप पढ़े थे, किसमें पढ़े थे मंत्रिपरिषद, 74 में ना, तो उसमें जितने भी व्यक्ति होंगे वो CAG नहीं बन सकते हैं, CAG अलग से बनाया जाता है। चलिए बाकी कल, ठीक है। अब 148 तक हो गया है, बचा 149, 150, 151। कल ये 3 आर्टिकल पढ़ाएंगे, उसके बाद आपका नोट्स चेक होगा, ठीक है। नोट्स चेक होने के बाद फिर आगे देखा जाएगा। यदि फिर से बता दें, आप लोगों को कहीं भी यदि प्रॉब्लम होता है, यदि आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो 72 38 083 401 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य किया जाएगा या करने का प्रयास किया जाएगा।